आज का टॉपिक है ठीक है। ब्रेकिंग प्राइस इफेक्ट वाया हिग्जियन एंड स्लटस्कियन अप्रोच डिफरेंस। तो इसे हम हिंदी में देखें तो कीमत प्रभाव को हिग्जियन व स्लटस्की के तरीके से आय प्रभाव व स्थानापन्न प्रभाव में तोड़ने में अंतर। इन दोनों तरीकों में क्या अंतर है? ठीक है, कल मैंने हिंट दे दिया था, आज दोबारा से उसी चीज़ को हम देखते हैं। तो टॉपिक नोट है। कल मैंने बताया था कि अगर मान लो दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और आप क्या हैं, आप यहां पे संतुलन में हैं, ठीक है। इस समय वस्तु के रेट चल रहे हैं पी एक्स और पी वाई। तो स्लोप कितना है इसका, यहाँ पे पी एक्स बटे पी वाई, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि वस्तु x की या वस्तु y की कीमत बदल जाती है। मान लीजिए x की कीमत है, ठीक है, वो सस्ती हो जाती है, पहले की तुलना में वस्तु सस्ती हो जाती है। अब इस सस्ती होने के वजह से उपभोक्ता जो है एक नए तटस्थ वक्र के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए वो पहुंच गया इस तटस्थ वक्र के ऊपर, ठीक है, वस्तु सस्ती हो गई। तो वस्तु सस्ती होने के कारण क्या हो गया कि उसका दो प्रभाव पड़ेंगे। एक तो उसकी आय बढ़ जाएगी, भाई ये जो वस्तु सस्ती हुई है उसको उतना ही खरीदने के बाद कुछ पैसा बचेगा। अब उस पैसे से वो उसी वस्तु की कुछ और मात्रा खरीद सकता है, ठीक है, और कुछ पैसे को वो दूसरी वस्तु में भी डाइवर्ट कर सकता है। ये भी कर सकता है कि एक्स वस्तु, तो ये हुआ आय प्रभाव, ठीक है। आय की वजह से दोनों वस्तुओं के उपभोग में अंतर आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि x वस्तु जब सस्ती हुई है y की तुलना में, तो दोनों में एक तुलनात्मक अंतर भी आया है, ठीक है। x वस्तु y की तुलना में सस्ती हो गई है। अगर उसका बजट उतना ही रहे
कि वो इसी तटस्थता वक्र से ऊपर ना जा पाए। तो अगर जब px बटे py रेशियो था वो यहाँ खरीदारी कर रहा था, और अब ये हो गया क्या, चेंज हो गया, px डैश हो गया, रेट चेंज हो गया, ठीक है। जैसे, और ये हो गया py। जैसे एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे मान लो वस्तु x का रेट है 10 रुपया, ठीक है, और वस्तु y का रेट है 20 रुपया। आपके पास 100 रुपये हैं जिन्हें आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी कितनी यूनिट ले सकते हो? 10 यूनिट। और इसकी कितनी यूनिट ले सकते हो? 5 यूनिट ले सकते हो, ठीक। अब क्या हुआ, इसका रेट चेंज हो कर गया, ये हो गई 5 रुपए की, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी आप 20 यूनिट ले सकते हो और इसकी आप 5 यूनिट ले सकते हो। अगर आप इसकी 10 ही यूनिट खरीद रहे होते तो 50 रुपये आपको बच रहे होते यहाँ से। इस 50 रुपये से आप, ये तो हो गई आपकी आय पे प्रभाव, ये जो 50 रुपया बचा, इसको आप इन दोनों में से कहीं पे भी खर्च कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो आपकी आय जो है, अब जैसे 5/20 का रेशो है, अब आप इसकी 10 ही इकाइयाँ मानो, ठीक है, यानी 5 ढाई 50, और इसकी जो है आप 5 ही इकाइयाँ मान लो, ठीक है। देखो पहले ये रेशो था 1:2 का, अब रेशो कितना है, ये 1:4 का। इसका मतलब पहले वस्तु x जो थी वो आधे रेट पे बिक रही थी, अब वो चौथाई रेट पे बिक रही है। ये 1 रुपया है वस्तु x की कीमत, तो उसकी y की कीमत है 4 रुपया, समझ रहे ना। तो ये प्राइस रेशो 1/2 से बढ़ करके कितना हो गया, घट करके 1/4, यानी y वस्तु जो है वो महंगी हो गई और x वस्तु सस्ती हो गई है। तो अब जब y वस्तु महंगी है, अगर हम आय प्रभाव की बात ना करें, हम उसकी अभी इनकम की बात नहीं कर रहे, y वस्तु के सस्ता होने का, वो महंगा होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पहले 1:2 का रेशो था 10:20 का, अब हो गया 1:4 5:20 का। तो रेशो के ये बदलने का क्या असर पड़ेगा, सोचो। y वस्तु अब पहले की तुलना में महंगी है, तो डिमांड के नियम से हम क्या होता है, जो वस्तु महंगी होती है उसकी डिमांड कैसी होती है, कम होती है ना। और x वस्तु जो पहले की तुलना में सस्ती है, ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से, अगर वो पहले मान लो y की इतनी मात्रा खरीद रहा था और x की इतनी मात्रा खरीद रहा था, अब वो क्या करेगा, x की डिमांड बढ़ाएगा। मान लो इतनी मात्रा खरीदेगा x1 और y की मात्रा को कम करेगा, ठीक है। मान लीजिए उसने खरीदी कितनी, y, तो उसने क्या किया, अपने उपभोग को एडजस्ट किया, y की मात्रा कम कर दी और x की मात्रा बढ़ा दी। ये तब होता जब उसकी बजट में कोई बदलाव ना हुआ होता, सिर्फ कीमत रेशियो बदले होते। सिर्फ कीमत रेशियो के बदलने का उस पर क्या असर पड़ता, वो y की मात्रा को कम करता और x की मात्रा को बढ़ाता, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम इसे शॉर्ट में कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है, वास्तव में हुआ ये है कि उसकी इनकम भी बढ़ गई है। इस इनकम बढ़ने की वजह से वो इस नए वाले इसके ऊपर पहुंच गया, बिंदु के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो वो यहाँ से यहाँ तक आया और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चलन है, ये है आपका इनकम इफेक्ट, ठीक। और कुल मिला के चलन क्या हुआ,
जब कीमतों में बदलाव हुआ तो वह यहाँ से यहाँ तक का ये जो बदलाव हुआ ये हुआ प्राइस इफेक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर वो इसी तटस्थता वक्र पे बना रहता तो ये होता कि उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं है। इनकम में चेंज नहीं है तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचता। अगर इनकम में चेंज ना हो तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इनकम में भी चेंज हुआ है तो उसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ आना था उसे, लेकिन वो पहुँचा कहाँ था? यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, वास्तव में तो वो कहाँ पे आया? यहाँ से यहाँ पे ही तो आया वो। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का कीमत इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट, ठीक, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सफ़र भी जुड़ा हुआ है ये। तो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो और थोड़ा सा इसको देखते हैं हम। चलो इसे मिटा दें। अब तो इस प्रभाव को निकालने के क्या तरीके हैं? जैसे मान लो एक वस्तु है ए, ठीक, ये दो चीज़ों का जोड़ है बी प्लस सी। ठीक है, अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? इसमें से घटा दें बी को तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो 10 रोटी हैं, ठीक है, ए खाता है 3 रोटी और बी खाता है 7 रोटी। ठीक, अब हमें सिर्फ ये मालूम हो कि 10 रोटी हैं, 10 रोटी हमने दी थी ए को और बी को, तो ए ने तो खाई थी 3, लेकिन बी ने कितनी खाई हमें पता नहीं। तो बी ने कितनी खाई ये कैसे पता चलेगा? हमने 10 रोटी दी 2 आदमियों को, उसमें एक आदमी ने 3 रोटी खाई है हमें मालूम है, तो बी ने कितनी खाई हैं? 7 खाई है ना। तो कैसे पता चला? 7 बची, 10 में से 7 को घटाया तो इसको इधर लेकर के आए, 10 - 3 = x यानी 7। ठीक है, 7 रोटी दूसरे वाले ने खाई। ठीक, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि प्राइस इफेक्ट बराबर किसके है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के प्लस इनकम इफेक्ट के। ठीक है, अब होता क्या है, आप मान लीजिए पहले यहां पे थे संतुलन में, ठीक है, वस्तु ये आपकी बजट रेखा ओ ए और ओ बी यहाँ पे थे। फिर क्या हुआ? एक्स वस्तु सस्ती हो गई, ठीक है, तो बजट रेखा आपकी वहाँ पहुँच गई। इस सस्ती होने की वजह से आप कहाँ पे आ गए? मान ली यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए आप। पहले आप कहाँ पे थे? यहाँ पे थे संतुलन में। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक चलना, ये क्या है? ये प्राइस की वजह से हुआ ना, कीमत की वजह से। तो ये तो है प्राइस इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं अगर सीधा सीधा लिखूं तो ये है प्राइस इफेक्ट। अब ये दो चीज़ों का टोटल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब हमें इन दोनों को अलग अलग करना है, तो हम क्या करें? या तो हम प्राइस में से इनकम इफेक्ट घटा दें तो हमें मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है?
इस प्राइस में से हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट घटा दें, ठीक है, तो मिल जाएगा इनकम इफेक्ट। दोनों तरीके से हो सकता ना भाई। 10 रोटी 2 आदमी मिलके खा गए, तो या तो हम 10 में से पहले आदमी की रोटी घटा दें तो हमें पता चल जाएगा दूसरे ने कितनी खाई, और अगर मैं दूसरे वाले की मालूम है तो दूसरे वाले की रोटी घटा दें तो पता चल जाएगा पहले ने कितनी खाई। इतनी सी बात है ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है और प्राइस इफेक्ट कितना है, ये हमें जानना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पहला तरीका लें कि हम जो है, चलो पहले हम ये वाला तरीका लेते हैं, ये वाला, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर है, ठीक है। पहले हम प्राइस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट घटाते हैं। हम ये कहते हैं भाई उसकी इनकम इतनी हो कि वो पुराने वाले तटस्थता वक्र पे ही रहे, ठीक। हम ये देखते हैं कि वस्तु में चेंज हुआ है, px और py था रेशियो, अब क्या हो गया, वस्तु x सस्ती हो गई है और रेशियो हो गया px अपॉन py। तो इसका संतुलन जानने का तरीका क्या था, जब वस्तु इस तरीके से, मान लीजिए वो यहाँ पे संतुलन में होता है और यहाँ पे px बटे py है और ये रेशियो बदल जाता है, तो अगला संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो बदला हुआ रेशियो मिलता है। इस लाइन के किनारे किनारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती जाती है और उसको बदला हुआ संतुलन मान लो इस बिंदु पे मिलता है। इस बिंदु के ऊपर है px डैश और py, ठीक है। यानी यहाँ का स्लोप बराबर है px बटे py के, और यहाँ का स्लोप जो है घट करके मिल जाता है हमें px डैश बटे py के। संतुलन कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं कि संतुलन जो है वो मान लीजिए इस बिंदु पे आ रहा है, ठीक है। ये है px बटे py और यहाँ पे संतुलन कितना है, px डैश बटे py, ठीक है। तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हो गया, ये यहाँ से हमने एक लाइन ली और उस लाइन को हमने सीधा करके खींच दिया, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो गई, क्योंकि इसका ये जो px डैश बटे py ढाल जो है, अगर ये 60 डिग्री है तो इस लाइन का ढाल भी 60 डिग्री है, क्योंकि ये तो पूरी लाइन ही उसी को दिखा रही है, px डैश बटे py के ढाल को। तो ये लाइन यहाँ से इसके यहाँ पे आ जाएगी पैरेलल, ठीक है, ये यहाँ पे पैरेलल आ जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो संतुलन का बिंदु था यहाँ से एक रेखा सीधी करके ये खींच ली। ये चलो नहीं भी खींचो, हटाओ, आप कंफ्यूजन हो रहे हो ना आपको, चलो हमने नहीं खींची, खुश। अब कितने बच्चे खुश हैं बताओ, हाथ खड़ा करो, हमने लाइन नहीं खींची। कुछ बच्चे खुश हैं, नहीं खुश हैं, सीधे समझो, यहाँ से यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज SE, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये हमें मालूम है, ये PE है, ये हो गया SE। तो ये यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ कितना हुआ, ये कितना है, ये है IE, इनकम इफेक्ट, ठीक है। ये सीधे सीधे ये है PE, यहाँ से यहाँ तक ये है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कवर करता है, ये डिस्टेंस, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये क्या है, प्राइस इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई।
बना लो ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे इसको। अब थोड़ा इस चीज पे बेटा गौर करो कि जब हम इसको यहां से यहां पे ले आए हैं तो हमने उसको क्या है, मूल तटस्थता वक्र पे बनाए रखा है। ये इसका ओरिजिनल तटस्थता वक्र है जहाँ पे वो शुरुआत में मौजूद था। तो हमने यहाँ पे जब यहाँ पे लाए उसको, तो ये नया वाला प्राइस रेशियो है लेकिन वो मूल तटस्थता वक्र पे है, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को नाप रहा है, लेकिन ये उपभोक्ता की इनकम में कमी कर रहा है। ठीक है, और इनकम में कमी कितनी है, इतनी। ठीक है, यहां से अगर मैं इस लाइन को खींच दूं पैरेलल लाइन को, तो ये इस तरीके से पैरेलल लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, जिसको मैंने कह दिया बी डैश ए डैश। ये बी डैश ए डैश लाइन क्या कर रही है, ये उपभोक्ता की आय में कमी कर रही है और कमी करके उसको मूल तटस्थता वक्र के ऊपर बनाए रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस प्राइस इफेक्ट को तीन चीजों में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो जो वो मुझे बताए। किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो यहां तक आप बताओ। यहाँ पे ये जो तरीका है, ये तरीका किसका कहलाता है, हिग्स का। ठीक है, ये जो तरीका है दैट इज हिग्सियन मेथड। अब मैं इस तरीके से बता देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। अब इसी चीज़ को इस ऊपर वाले तरीके से समझ लो ताकि और क्लियर हो जाए। पिछले तरीके में हमने क्या किया था, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाला। ठीक है, और बाद में प्राइस में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को घटा दिया तो मिल गया हमें कीमत प्रभाव। अब की बार हम क्या करेंगे, पहले हम आय प्रभाव निकालेंगे। ठीक है, और कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है, सस्ती होने के फलस्वरूप जो बजट रेखा है वो चेंज होके पहुंच जाती है उधर को। अब हम इसकी हम ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं, पहले हम इतनी मात्रा खरीद सकते थे। ठीक है, मान लीजिए आप इस बिंदु पे संतुलन में थे, यहाँ पे। ठीक है,
ये आपका मूल तटस्थ वक्र है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं उसकी आय को इतना कम करो कि वो मूल तटस्थ वक्र पे ही बना रहे। ठीक है, अब मूल तटस्थ वक्र पे वो कहाँ पे बना रहे? अब जैसे मान लो ये मूल तटस्थ वक्र है, ठीक है, ये उसकी आय है। हम उसकी आय को कम करना चाहते हैं। हम इतनी कम कर सकते हैं, हम इतनी कम कर सकते हैं, हम इतनी कम कर सकते हैं। हम कितनी कम करेंगे? ये हमारे पास एक सवाल आ गया ना। हम उसकी आय को कितना कम करें कि वो मूल तटस्थ वक्र पे बना रहे। ठीक है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नापने के लिए क्या करना है? हमें ये भी देखना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें तब मिलेगा जब हम उसके प्राइस रेशियो को ध्यान में रखेंगे। यानी जिस पर प्राइस रेशियो px बटे py ना हो करके क्या हो, px डैश बटे py डैश। ठीक है, तो px डैश बटे py ये जो है इस बजट लाइन का मतलब हम उसकी आय इतनी कम करें कि जो बजट लाइन आए उसका ढाल कितना हो, उसका ढाल हो px डैश बटे py। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है नया वाला बजट लाइन। हम इसकी इनकम को कम करना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे क्या हो उसका ढाल इस नई वाली रेखा के बराबर हो। क्योंकि अगर हम पुरानी वाली रेखा के बराबर नाप रखेंगे तो ये यही लाइन यहीं पे आके टच करेगा इसको। ठीक है, तब हमें ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। मतलब समझ रहे हो? तब हमें वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं मिल पाएगा आसानी से। तो हम क्या करते हैं, हम ये 30 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है ना, वो ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, ये 60 और ये 30। ठीक है, ये 45 मान लो, चलो ऐसे मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इनकम को कम करेंगे इस तरीके से कि नई बजट लाइन का झुकाव ठीक 45 डिग्री हो, ताकि उस पर नया वाला प्राइस रेशियो दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, इस स्केल रख करके यूं करके यूं करके, ठीक है, यूं स्केल रख के इसको हम नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं ठीक 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, इसके समानांतर हम इसको शिफ्ट करते हैं। इसको हमने नीचे की ओर धकेला, नीचे की ओर धकेला, मान लिए 45 डिग्री की रेखा हमें कहाँ मिली, ये मिली। ठीक, जो इसको यहाँ पे यानी जो इसको टच भी करे, जो मूल तटस्थ वक्र पे भी हो और जिसका ढाल भी कितना हो 45 डिग्री, नए वाले बजट रेखा के ढाल के बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो है वो इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है ये है, यानी अगर हम Q से Q1, ठीक, ये चेंज कितना है, ये चेंज है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और मान लीजिए हम कुछ ना करते, उपभोक्ता क्या करता, जब उसकी x की वो बदलती तो उपभोक्ता यहाँ से कहीं यहाँ पे पहुँच जाता, यानी वो मान लो पहुँच रहा है यहाँ पर, ठीक है, नए वाले पर, यहाँ से यहाँ पहुँचता ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, ये है आपका प्राइस इफेक्ट। और ये हमने चूंकि उसकी इनकम कम की है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, इनकम। आप समझ में आ गई बात?
चाहे इसको ऐसे कह लो और चाहे इसको वैसे कह लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बार पहले इसका इनकम इफेक्ट कम कर दिया, और जो बाकी का इफेक्ट था, इनकम इफेक्ट कम होने के बाद वो जैसे मान लो शुरू में वो Q से Q2 पे पहुंचा था, हमने इनकम इफेक्ट कम किया तो उसका संतुलन का बिंदु बदला Q1। तो ये जो Q1 तक से Q2 है, ये हमने इनकम इफेक्ट कम किया है, तो ये इनकम इफेक्ट है। उसके बाद ये Q1 से जो Q का चलन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी ये इनकम कम करने से पहले ही यहाँ तक आ चुका था। समझ रहे हो ना, उसकी इनकम में कोई परिवर्तन होने से पहले ही वो यहाँ से यहाँ तक आ चुका था। तो ये जो है मान लीजिए पहले वो यहाँ पे खरीद रहा था OY1 OX1 कॉम्बिनेशन, ठीक है, और फाइनल स्थिति में वो खरीद रहा था ये वाला कॉम्बिनेशन, यानी OY2 और OX2। ठीक, और जब हमने इनकम इफेक्ट कम कर दिया तो वो खरीद रहा था OY3 और OX3। ठीक, तो फाइनल स्थिति में वो क्या कर रहा है, जब Q से Q पे जा रहा है तो इसकी इतनी मात्रा कम हो रही है और इसकी इतनी मात्रा बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है, वास्तव में क्या हुआ है कि जब कीमत बदली है तो उपभोक्ता यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, यानी पहले वो उसकी OY1 मात्रा खरीद रहा था, इसकी OX1 मात्रा खरीद रहा था, फाइनल स्थिति में वो क्या खरीद रहा है, OY2 और OX2। ठीक, अब हमने क्या किया, उसका इनकम इफेक्ट कम किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अंदर खाने क्या हुआ। तो अंदर खाने क्या हुआ था कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी जब रेट बदला था तो उपभोक्ता ने क्या किया था, अपना कंजम्पशन यहाँ से यहाँ तक डाउन किया था Y वस्तु का, और X का कंजम्पशन कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया था, यहाँ से यहाँ तक X का कॉम्बिनेशन बढ़ाया था। ठीक है, लेकिन जब कीमत बदली तो उसकी आय में भी परिवर्तन हुआ। उस आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसने क्या किया कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने अपना Y का कंजम्पशन ऊपर की ओर बढ़ाया वापस, यानी Y की कंजम्पशन में नेट ग्रोथ कितनी हुई, सिर्फ इतनी ही। ठीक, और इसी तरीके से ये जो है X का कंजम्पशन, उसने क्या किया कि ये X का कंजम्पशन थोड़ा कम किया, यहाँ से वो यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से वो पहले तो गया था, यहाँ तक बढ़ाया था, लेकिन फाइनल स्थिति क्या है, X2। ठीक है, Q से Q2 ये फाइनल स्थिति है। तो फाइनल स्थिति में उसका कंजम्पशन कितना है, OX2। तो OX3 तक पहले गया और वहाँ से लौट के आया OX2 तक, और यहाँ पे उसके फाइनल स्थिति है OY2। वो पहले OY1 यूज़ कर रहा था, पहले नीचे गया Y3 तक, और उसके बाद Y में उसने जो है वो ज़बरदस्त ऊपर की ओर सुधार किया। तो Y वस्तु पे जो जिसको कहना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा था Y वस्तु में। जैसे मान लो ये यहाँ पे 10 यूनिट खरीद रहा था, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि कम करते हुए आ गया 6 यूनिट पर। ठीक है,
और फिर वापस पहुंच गया 9 यूनिट पर, तो किस में चेंज ज़्यादा हुआ? वाई की मात्रा में। दूसरी तरफ ये खरीद रहा था 4 यूनिट पहले, ठीक है, इसके बाद इसने कहाँ तक गया, ये 10 यूनिट खरीदनी शुरू कर दी, और उसके बाद फाइनल इफेक्ट जब हुआ इनकम इफेक्ट का, तो उसने क्या किया, जो अपना पैसा एक्स के ऊपर खर्च कर रहा था वो पैसा थोड़ा सा कम कर लिया, और 10 यूनिट ना खरीद करके उसने 8 ही यूनिट खरीदी, और 2 यूनिट का पैसा उसने क्या किया, यहाँ पे इसको इसमें डाला, और 2 यूनिट का पैसा जब इसमें डाला तो ये वाई का कंजम्पशन शूट अप हो गया। ठीक है, तो ये वो तरीका है कि जिससे हम इन तीनों प्रभावों को अलग अलग करके देखते हैं। तो यहां तक अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो बेटा तो वो मुझे बता सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बताओ क्या जी? कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट तक जाने दो उसे, ठीक है। अब थोड़ा सा और, ये तो आपका हिक्स का तरीका था, ठीक है। हिक्स के तरीके में आप क्या करते थे कि आपने उसके इस तरीके से कम किया कि वो लाइन जो है इसको छुए, लेकिन क्या हो कि वो नए प्राइस रेशो को दिखाई दे और वो पुराने वाले तटस्थता वक्र पे बना रहे, ठीक है। ये हिक्स का तरीका है। और स्लैटस्की का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए आप पहले इस बिंदु पर थे, उसके बाद आप इस बिंदु पे आ गए, ठीक है। तो पहले आप इस तटस्थता वक्र पे थे और इसमें आप इस तटस्थता वक्र पे हैं। स्लैटस्की आपको क्या करते हैं, इस आय को कम करते हैं, और आय को जब कम करते हैं तो इतना कम करते हैं कि इससे वो पुराना वाला कॉम्बिनेशन खरीद सके, ठीक है। इससे वो पुराना वाला कॉम्बिनेशन खरीद सके, यानी वो उसका बिंदु यहां से निकले, ठीक है। लेकिन इसका ढाल भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो क्या होगा, अब हम इस ढाल के ऊपर देखेंगे कि उसको वो कहाँ पे संतुलन है। मान लीजिए वो यहाँ पे संतुलन है, तो हमने उसकी इनकम को कम किया है, इस तरीके से कम किया है कि जिससे वो कम से कम पुराने वाले कॉम्बिनेशन जो वो खरीद रहा था उसको खरीद सके, ठीक है। लेकिन और दूसरी चीज़ कि इस तरीके से कम किया है कि उस पर प्राइस वेरिएशन नया वाला हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो तटस्थता वक्र है, जैसे ये आपका I1 था तटस्थता वक्र, ठीक। अब वो क्या हुआ, वस्तु का रेट चेंज हुआ, वो पहुंच गया I2 पर। हमने क्या किया, इसके इनकम को थोड़ा कम किया, ठीक है, और इतना कम किया कि पुराने वाले कॉम्बिनेशन खरीद सके, और उसके बाद वो इस नई वाली बजट लाइन पे इस नए वाले तटस्थता वक्र के ऊपर पहुंच गया I3 पर। तो यहां से लेके यहां तक का चलन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट SE, ठीक है। अब यहां पे आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब वो यहां से यहां तक का ये चलन दिखा रहा, यहां से यहां तक, ये यानी ये जो चेंज है, पहले वो OX1 मात्रा खरीद रहा था, OY1 मात्रा खरीद रहा था, अब वो इस चेंज के फलस्वरूप OY2 और OX2 मात्रा खरीद रहा। तो ये जो चेंज आया वस्तुओं की मात्राओं में, ये क्या है,
दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर वही इनकम इफेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक वही प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस इफेक्ट, ये हो गया इनकम इफेक्ट। ठीक है, और ये जो था पहले I1 पे था, अब ये I3 पे है। तो क्या है, ये I3 I1 से ऊपर है, ऐसे ही तो है। ये I3 है, ये I1 है? अरे ये नहीं दिख रहा, ये नीचे नहीं है ये वाला I1, और ये I3 ऊपर है इसके, तो इसका मतलब ये ज़्यादा उपयोगिता को दिखा रहा होगा और ये कम उपयोगिता को दिखा रहा है। तो इसका मतलब जब हम स्लैटस्की के मेथड से जब हम उसको कंपनसेट करते हैं तो उसको उपयोगिता थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, और वो I1 से कूद करके कहाँ पहुँच जाता है, I3 पर। ठीक है, वो अपने मूल तटस्थ वक्र पे नहीं बना रहता, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर निकल जाता है। तो ये कहा जाता है कि हम स्लैटस्की के मेथड में हम उसको कंपनसेट नहीं करते हैं, हम उसे थोड़ा सा ओवर कंपनसेट करते हैं, थोड़ा सा उसे हिग्स के मेथड की तुलना में थोड़ा सा उसे ज़्यादा देते हैं। ठीक है, या उसकी इनकम में कमी कम करते हैं। और अगर जो है वो इनकम बढ़ाने वाली बात हो, जैसे वस्तु का रेट गिर जाए, वो बढ़ जाए, और तब हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो जब हम इनकम बढ़ाएंगे तो पहले की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो है स्लैटस्की जो है, ये स्लैटस्कियन मेथड। ये कोई ऐसा बच्चा जिसे छोटे होने की समझ में ना आया है? I3 ये है ना, अरे वो क्रम छोड़ दो, क्रम को जो आने दो। ये I1 पे था, फिर I2 पे गया, फाइनल है, I2 तो फाइनल है। ठीक है ना, ये मार्केट बिहेवियर है उसका। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के बाद वो कहाँ पहुँचता, वो यहाँ पे पहुँचता I3 पे, और वो I3 इस पुराने वाले I1 से ऊपर होता। इसका मतलब वो स्लैटस्की के मेथड से वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में अपने आप को होता, जिस स्थिति में वो हिग्सियन मेथड में, क्योंकि हिग्सियन में वो I1 पे ही लगातार बना रहता। ठीक है, यहाँ पे दो ही वक्र होंगे, I1 और I2, और यहाँ पे आपके 3 वक्र होंगे। तो ये एक तरीका है। ठीक है, इसे हम कभी कभी कहते हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड। ये मेथड क्या कहलाता है, स्लैटस्की का मेथड। ये एक तरीके से इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड है। ठीक है, हाँ बताओ। इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड, अब हम एक चीज़ और थोड़ी सी देखकर चल रहे हैं। एक चीज़ बस छूट गई है, वो और बता दे रहा हूँ, फिर ये आपका चैप्टर जो है वो क्लोज है। ठीक है, एक जरा सी चीज़ है, मिटाऊं? तो ये जो है, ये तरीका था हिग्स का तरीका, हिग्सियन मेथड।
और ये तरीका किसका मेथड था? स्लटस्की, ठीक है, मेथड। ठीक है, आगे बढ़ें। कितने बच्चे घर पे जाके पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स आजकल? हाथ खड़ा करो जरा। घर पे जाके कितने लोग दिमाग लगाते हैं? बस कुल मिला के 5-6 बच्चे। किताब लो बेटा, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मिटाओ इधर। अब हम आखिरी एक चीज और देख लेंगे, इसके बाद हम इसे सम अप कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम मांग का नियम देखते थे, क्या हम इस तरीके से भी मांग का नियम निकाल सकते हैं? ठीक है, क्या हम इंडिफरेंस कर्व से भी मांग का नियम निकाल सकते हैं? मांग का नियम क्या है बेटा? अगर किसी वस्तु के, जैसे यहाँ पे ले ली हमने कीमत उसकी, ठीक है, P1, अगर उस वस्तु की कीमत में कमी होती है, P1 से बढ़ के P2 हो जाती है, तो मांग OQ1 से बढ़ के OQ2 हो जाती है। यही तो है मांग का नियम, है ना? अगर किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आए तो उस वस्तु की मांग में गिरावट आती है। तो क्या हम इसको, तो सॉरी, मांग में जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है उसकी। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत में गिरावट होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। क्या हम इंडिफरेंस कर्व से भी इसी तरह की बात कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें कीमत प्रभाव को देखना पड़ेगा, जो हमने पहले देखा भी था। मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, हम अभी सिर्फ वस्तु X की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ कहीं संतुलन में हैं, आप वस्तु की, इस वस्तु की OY1 मात्रा खरीद रहे हैं और इसकी आप OX1 मात्रा खरीद रहे हैं, और बजट लाइन है आपकी AB। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया कि हम, मान लीजिए वस्तु X का प्राइस कितना है, इसका वस्तु X का प्राइस मान लिया इस वक्त है, जब ये वाला कॉम्बिनेशन खरीदा जा रहा है, तो वस्तु X का प्राइस है OX1 या OP1। ठीक है, P1 मान लिया, प्राइस है इसका OP1। तो इस OP1 प्राइस पे ये कितनी मात्रा खरीद रहा है बेटा? OP1 प्राइस के ऊपर OX1 मात्रा खरीद रहा है। ठीक है, वस्तु का कीमत है P1, X की, मात्रा खरीद रहा है वो OX1। अब क्या होता है? X की कीमत गिर जाती है, बजट लाइन AB से बदल करके हो जाती है AB डैश। ठीक, अब क्या हुआ? वस्तु की कीमत कितनी बदल गई? P1 पहले थी, अब वो गिर करके हो गई P2। ठीक है, तो यहाँ से कीमत गिरी P2। अब हमने देखा इसका क्या असर पड़ा? हमने देखा कि ये पहले यहाँ पे था संतुलन में, अब ये यहाँ पे आ गया, यानी अब वो कितनी कितनी मात्राएं खरीद रहा है? OX2 और OY2। हमने यहाँ पे देखा ये OX1 है, तो OX2 तो इससे ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे देखा OX2 कितनी आ रही है? इतनी। ठीक है, तो पहला बिंदु तो हमारा ये था P1X1, और दूसरा बिंदु क्या मिला? P2X2। इसको मिला दिया। क्या ये डिमांड कर्व जैसा नहीं दिख रहा? क्या ये डिमांड कर्व है? प्राइस और कीमत, यही तो डिमांड कर्व है। ठीक है ना, वस्तु X की कीमत गिरी, उसके जो है मांग में वृद्धि हो गई, हो गई।
ख़त्म, उसको बंद कर दो चलो।